हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं अपने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में। हम सबको पता है सीटेट क्वालिफाई करने के लिए हमें 90 मार्क्स चाहिए होते हैं फॉर यूआर कैटेगरी। हालांकि मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सबको ट्राई करना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ आर कैटेगरी, चाहे हम ओबीसी हैं, यूआर हैं, एससी एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, कोई भी कैटेगरी है, सबको ट्राई करना चाहिए कि एटलीस्ट 90 मार्क्स हमारे बन जाएं। बिकॉज 90 मार्क्स बनने की वजह से क्या होगा कि अगर कोई भी स्टेट रिजर्वेशन कहीं लग रहा है या हमारा रिजर्वेशन किसी भी तरीके से नहीं चलता है तो हम 90 स्कोर करके सेफ जोन में रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या मैंने खुद भी इस क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सीटेट क्लियर कर सकते हैं। मैंने खुद भी यही स्ट्रेटजी अपनाई थी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने अच्छे मार्क्स के साथ अपना सीटेट क्वालिफाई कर लिया था। सबसे पहले हम फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो मेन पेपर 2 की बात करेंगे। तो पेपर 2 में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 30 क्वेश्चंस किस चीज़ के हैं। 30 क्वेश्चंस हैं हमारे पास चाइल्ड साइकोलॉजी के, 30 क्वेश्चंस हमारे पास लैंग्वेज 1, 30 क्वेश्चंस लैंग्वेज 2, 30 क्वेश्चंस मैथ्स प्लस 30 क्वेश्चंस साइंस अगर आप हो ए कैटेगरी में आते हो जिसमें कि हम मैथ्स एंड साइंस के लिए सीटेट देते हैं। और अगर आप बी कैटेगरी में आ रहे हैं जहां आप सोशल साइंस के लिए या फिर कॉमर्स के लिए और या फिर कोई भी लैंग्वेज के लिए दे रहे हैं, लैंग्वेज टीचर बनने के लिए, तो हम बी कैटेगरी वाला देते हैं जहाँ पे 60 क्वेश्चंस किस चीज़ से आ रहे हैं, सोशल साइंस से। ये मैं आपको पहले भी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ जब हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये सब डिस्कस किया था कि क्या सिलेबस है और क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का। तो हमने वहाँ पे भी ये डिस्कस किया था कि 150 क्वेश्चंस हैं वो 150 मार्क्स के हैं और 150 मिनट्स में ही करने हैं, यानी हमें 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जो हमें 1 मार्क देगा। तो 1 मार्क हमें मिलेगा। और इसके बाद हमारे पास क्या है कि इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो देयर इज़ नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। तो अगर आप किसी क्वेश्चन में पूरे तरीके से श्योर नहीं हैं, अगर किसी क्वेश्चन में आपको 50-50 हो रहा है कि 50% आपको लगता है ऑप्शन ए इज़ द आंसर और 50% आपको लग रहा है कि ऑप्शन बी इज़ द आंसर, तो आप वहाँ पे जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगे उस पर आंसर लगाकर आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का कोई सीन नहीं है। इसके बाद हमारे पास आता है देखिए इसमें हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, यानी हमारा टारगेट होना चाहिए 90 प्लस मार्क्स लेकर आने का। 90 प्लस मार्क्स लेके आना ही हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा टारगेट है। यहाँ ऐसा है नहीं कि आपको फर्स्ट रैंक लानी है या फिर सेकंड रैंक लानी है, यहाँ हमें सिर्फ पेपर क्वालिफाई करना है, ठीक है। और क्वालिफाई करने के लिए हम लोगों को चाहिए हैं 90 मार्क्स। तो यहाँ पे इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें क्या चाहिए, स्मार्ट वर्क चाहिए, ना कि ज़्यादा हार्ड वर्क। यानी हार्ड वर्क चाहिए पर हार्ड वर्क के साथ हमें यहाँ पे क्या चाहिए, स्मार्ट वर्क चाहिए, ठीक है। स्मार्ट वर्क के साथ अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो हम इजीली पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। देखो हमारे पास टाइम कम होता है कई बार, अगर आप सब कुछ पढ़ने लगोगे उसमें, या आप सोचते हो कि मैं सेक्शन ए, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 4, 5 सब में ही मैं इस तरीके से पढूं कि मेरे तो 30 मार्क्स आएँ और टाइम है कम, तो ये चीज़ बहुत रेयरली पॉसिबल है, सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए पॉसिबल है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे कि कैसे भी करके हमें 90 तो अपने सिक्योर करने ही है, क्योंकि सीटेट में आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा कि आपका क्वालिफाई है कि नहीं है। क्वालिफाइड की मार्कशीट आपको तभी मिलेगी जब आप 90 आ रहे हो। यहाँ मैं यूआर कैटेगरी की ही बात कर रहा हूँ खाली। तो यूआर कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स अगर आपके पास हैं तो आप क्वालिफाइड हो। तो अगर टाइम कम है तो अपनी स्ट्रेटजी इस हिसाब से बनाओ कि आप एटलीस्ट 90 स्कोर कर सको, ना कि आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पे आना है। टाइम मैनेजमेंट इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ऑलरेडी अगर आपके पास कम टाइम है और कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे आपको फेलियर मिल सकता है। तो इसीलिए हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे, हम टाइम सही चीज़ों में लगाएंगे जो हम कर सकते हैं, इफ़ेक्टिवली अपने टाइम को हम लोग यूज़ करेंगे।
इसके बाद हम आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। देखो सबसे पहले जो सेक्शन हम लोगों को मिल रहा है वो मिल रहा है हम लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट का सेक्शन। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के सेक्शन में आप देख सकते हैं हमारे पास 30 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये 30 क्वेश्चंस मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप इसे थोड़ा भी अच्छे से पढ़ते हो तो 25 मार्क्स आप यहाँ आराम से स्कोर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लोगों को 30 आउट ऑफ 30 या फिर 29, 28 इस तरीके के मार्क्स लेते हुए देखा है, जो कि बहुत नॉर्मली यहाँ पे आ जाते हैं अगर आपने थोड़ी सी भी इसकी प्रिपरेशन अच्छे से की है। तो ये हम कहाँ से कर सकते हैं, हम कोई भी टेस्ट सीरीज़ उठाएंगे। आजकल बहुत टेस्ट सीरीज़ आपको मिलती हैं, जैसे टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ हो गई, और भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ होती हैं जहां आपको बल्क में चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन मिलेंगे। इसके क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस देखते हो तो बहुत क्वेश्चन सिमिलर आपको लगेंगे, बहुत रिपीटेड लगेंगे। तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ उठाकर अगर इसके 100 क्वेश्चंस के सेट वाली टेस्ट सीरीज़ कोई भी लेते हो तो आप बहुत क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लोगे और बहुत उम्मीद रहेगी कि इनमें से क्वेश्चंस वहाँ रिपीट हो जाएँ। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जितने भी CTET हमारे पास प्रीवियस ईयर के हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। उनमें भी बहुत क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे 30 क्वेश्चंस करके, और उनको ज़रूर कर लीजिए। इसके बाद जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड की बुक्स होती हैं जो आपने कभी अपने बीएड के एंट्रेंस के लिए भी यूज़ की होंगी, या फिर अब जो लोग बीएड कर चुके हैं वो लोग अगर एमएड कर रहे हैं और अगर उन्हें नेट क्लियर करने की अभिलाषा उनकी है तो उनके पास ज़रूर एक बुक मिलेगी फर्स्ट पेपर क्लियर करने के लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड की होती है। इसके अलावा वैसे भी टीचिंग एप्टीट्यूड की बुक्स आपको मार्केट में बहुत मिल जाएंगी, जिसमें आपको बल्क में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो लोग टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन नहीं लेना चाहते हैं वो ये कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है पेडागॉजी नोट्स, जो हमने बनाए होते हैं हमारे बीएड के टाइम पे। अगर आपने नोट्स नहीं भी बनाए हैं, आपके पास बुक्स रखी हैं पेडागॉजी, जैसे अगर जब हम बात करते हैं ना हिंदी एंड इंग्लिश, हमारे पास जो है हिंदी एंड इंग्लिश हमारे पास जो होता है उसमें जिन बच्चों के पास इंग्लिश और हिंदी पेडागॉजी होता है ना, वो यहाँ पे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो है उसमें जो 15 क्वेश्चंस पेडागॉजी के आते हैं वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि उनके पेडागॉजी के क्वेश्चंस वहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी पेडागॉजी नोट्स आपने बनाए हैं या आपके फ्रेंड्स के पास हैं, आप उन्हें ज़रूर कंसिडर करें जो भी आपने बीएड में पेडागॉजी के बारे में पढ़ा है। और इसके बाद अगेन वही कि यहाँ पे 25 प्लस स्कोर करना इज़ वेरी इजी। अगर आप इसे इन सब स्ट्रेटजीज़ के साथ पढ़ते हैं तो आप अपने 25 मार्क्स यहाँ पे लेके ऑलरेडी चल सकते हैं। अब हमारे पास रिमेनिंग 90 के लिए कितना बच गया है, हमारे पास 65 मार्क्स लेफ्ट हो गए हैं। 25 मार्क्स हमने गेन कर लिए हैं सपोज। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। इसके बाद फॉर मैथ्स एंड साइंस वाले स्टूडेंट्स, सो मैथ्स एंड साइंस वाले स्टूडेंट्स के पास देखो, आपके पास अगर आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है, आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है अगर वो अच्छी है, सपोज़ मैथ्स आपकी बहुत अच्छी है, तो 30 क्वेश्चंस जो यहाँ पे मैथ्स के हैं वो आप बहुत ही ज़्यादा आपको इजी लगने वाले हैं, बिकॉज़ वो हमेशा हमारे 8th 9th लेवल के होते हैं। 9th भी बहुत कम मैं बोल रहा हूँ, मोस्टली क्वेश्चंस जो यहाँ पे होते हैं वो 8th लेवल के होते हैं। और अगर आपको 10th तक की मैथ्स अच्छे से आती है तो आप इसे बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं कहूँगा अगर आपको 8th तक भी आती है तो भी आप 20 प्लस क्वेश्चंस यहाँ इसमें से आराम से कर सकते हैं। सेम हम आते हैं साइंस पे। जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस का भी सेम सीन है। यहाँ पे बहुत ही बेसिक सी अप टू 10th साइंस आती है, बहुत ही बेसिक साइंस आपको यहाँ देखने को मिलेगी। वो भी कहाँ तक होती है, अप टू 10th क्लास। तो अगर आप 10th क्लास तक की साइंस, और आप देखोगे ना 10th तक ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो ऑलरेडी रिपीट हो रहे होते हैं। तो अगर आप इसे ही अच्छे से कर लेते हैं ना तो आप ये 60 मार्क्स जो हैं इसमें से 40 मार्क्स आप बहुत ही इजीली ले सकते हैं। अगर आपकी मैथ्स एक्सट्रीमली अच्छी है तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप 30 आउट ऑफ 30 भी स्कोर कर सकते हैं। तो 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर लिया अगर आपने मैथ्स में, और सपोज़ साइंस में आपने 15 भी स्कोर कर लिया, तो आपका यहाँ पे 45 बहुत ही इजीली बन सकता है अगर आपका सब्जेक्ट मैटर जो है वो अच्छा है। और अगर आपका सब्जेक्ट मैटर जो है वो थोड़ा वीक है तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आपको अपना सब्जेक्ट जो है उसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा।
बिकॉज़ अगर आप आगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करोगे सीटेट क्लियर करने के बाद, तो वहाँ पे सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। इवन कुछ एग्ज़ाम्स में 100% सब्जेक्ट से ही पूछा जाता है, जैसे कि हमारा यूपी का जो टीजीटी लेवल का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे मोस्टली यही पूछा जाता है। तो सब्जेक्ट आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और अगर इस पेपर के लिए आपका नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो मुझे लगता है फिर भी आप मैथ्स में 15 क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इजी होते हैं। एंड साइंस में भी 15 बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं, यानी मिनिमम 30 आप इसमें स्कोर कर सकते हैं अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है। तो 30 आउट ऑफ 60 तो यहाँ पे एकदम बेसिक है कि आप स्कोर कर सकते हो, और अगर आप अच्छा पढ़ते हो तो आप यहाँ 45 प्लस भी स्कोर कर सकते हो। तो देखो, अगर जिसका कंटेंट अच्छा है 45 और फर्स्ट सेक्शन में अगर वो 25 ले जाता है, तो 70 मार्क्स उसको यहीं से मिल जाते हैं। वीक वाले को भी 50 मार्क्स या 55 मार्क्स आराम से इन 2 सेक्शन से ही बन सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ 40 मार्क्स इनको चाहिए, और इनको हमारे चाहिए 20 मार्क्स। तो वो 20 मार्क्स जो हैं वो हम कहाँ से लेंगे? हमारे पास लैंग्वेज भी होती है पेपर में, तो लैंग्वेज 2 लैंग्वेज आपके पास हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। दोनों में हमारे पास 15 मार्क्स का आता है कॉम्प्रीहेंशन। ये जो 15 मार्क्स कॉम्प्रीहेंशन के हैं, ये इन बच्चों के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि एकदम सपोज़ इजी वे है अपने टारगेट को कंप्लीट करने का, बिकॉज़ 15 इंटू 2, तो यहाँ पे आपको 30 मार्क्स बहुत इजीली मिल सकते हैं अगर आप थोड़ा बहुत भी कॉम्प्रीहेंशन की जो है प्रैक्टिस करते हो अपने आसपास। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही ले लो या कहीं से भी ले लो, तो मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे उन्हें 30 मार्क्स जो है वो लेना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आप देख रहे हो कि आपका 90 प्लस का जो टारगेट है वो सिर्फ यहाँ इतने से ही हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आप उसे और स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि आप 60 में से बहुत ज़्यादा मार्क्स ले सकें, 45 से भी ज़्यादा मार्क्स आप यहाँ पे स्कोर कर सकें। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो आप नॉर्मली कंटेंट तो पढ़िए, प्लस फिर आप थोड़ा सा ज़ोर किस पे दे सकते हैं? लैंग्वेज पे। अगर आप थोड़ा सा ज़ोर भी लैंग्वेज पे देते हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, मैंने खुद यही स्ट्रेटजी यूज़ करी थी, तो आप अपने सामने मेरी मार्कशीट देख सकते हैं। मेरी मार्कशीट में आप देख सकते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी 26 मार्क्स हैं मेरे 30 में से। मैथ्स मेरी काफ़ी अच्छी है, तो मैथ्स में अगर मैं लगा लूँ मेरे 30 स्कोर किया होगा, और साइंस में 18, तो 48 मार्क्स ईजीली यहीं से बन गए थे। फिर दोनों, जैसे मैंने आपको बोला, दोनों सब्जेक्ट से कॉम्प्रीहेंशन ही 15 मार्क्स का आता है, तो आप 15 इंटू 2, तो आप 30 मार्क्स यहाँ स्कोर कर सकते हो सकता है कॉम्प्रीहेंशन में कुछ चीज़ें हार्ड हों, तो कुछ आप पेडागोजी में भी दिमाग लगा सकते हो। तो आप देख रहे हो कि मैंने 107 स्कोर किया है, वो भी सिर्फ 5 डेज़ स्टडी करके, क्योंकि मैंने स्मार्टली काम किया। यहाँ पे कोई ये नहीं देखने वाला है कि आपका स्कोर 130 प्लस क्यों नहीं है, या आपका स्कोर 140 क्यों नहीं है, 120 क्यों नहीं है। आपका स्कोर 107 है, आपका स्कोर 90 से ऊपर है, बहुत सही है, आप क्वालिफाइड हो उस एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद हम आते हैं, अगर आप अदर सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हो, तो अदर सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए आपको पता है कि आपका जो 60 मार्क्स है वो क्या है? आपका SST है, और ऊपर जैसे मैंने आपको बताया 25 मार्क्स आप भी गेन कर सकते हो, किसमें? जो हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी में आप ये मार्क्स गेन कर सकते हो। तो अगर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी है, 60 मार्क्स आपके पास SST में है, आप उसे बहुत इजीली ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशंस तो होती नहीं है। अगर आपने अच्छे से SST पढ़ी हुई है तो आप बहुत इजीली, कोई कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं है, आपने अच्छे से SST पढ़ी हुई है तो आप 60 में से 40 प्लस मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो। अगर 40 प्लस आपको यहाँ से मिल गए, फिर इसके बाद, क्योंकि बीएड में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सोशल साइंस वाले, जिनको 2 पेडागोजी के चक्कर में सोशल साइंस के साथ इंग्लिश मिली होती है या फिर हिंदी मिली होती है, तो आपने वहाँ पे भी पेडागोजी पढ़ी हुई है, तो पेडागोजी के मार्क्स आप वहाँ से देख सकते हो। इंग्लिश हिंदी के जो 15 मार्क्स पेडागोजी है, प्लस 15 मार्क्स आपके पास हैं कॉम्प्रीहेंशन, तो आप इसमें भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो टोटल मैं आपको बोलूँगा कि
कि आप 60 मार्क्स के अराउंड या 70 मार्क्स तो आप दोनों लैंग्वेज और अपना सब्जेक्ट मिलाकर ही बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो, जिनकी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी है। जिनकी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी नहीं है वो लोग एसएसटी के लिए प्लीज़ आपको भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अगर ऐसा है कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो पर आपको ये वाला सीटेट देना पड़ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि आप हो सपोज़ सिर्फ लैंग्वेज के टीचर लगना चाहते हो, तो लैंग्वेज में भी आप देख सकते हो कि 30 मार्क्स आपके पास लैंग्वेज है और हमारे पास क्या है 60 मार्क्स एसएसटी है। तो लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो 60 मार्क्स हैं हमारे पास एसएसटी के, उसमें उन्हें कम से कम 30 मार्क्स तो लेकर आने ही पड़ेंगे। तो आप इसके लिए एनसीईआरटी जो आपकी है, एनसीईआरटी को तो एकदम सीटीईटी के लिए आप बाइबल समझ लीजिए। अगर आपको साइंस या सोशल साइंस के क्वेश्चंस क्लियर करने हैं तो आप 10th क्लास तक की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कि आप कम से कम 30 मार्क्स यहाँ से लेके आ सकें। बाकी जैसे मैंने आपको बताया 25 मार्क्स जो हैं वो आप बहुत ही ईजीली 25 मार्क्स आप इजीली चाइल्ड साइकोलॉजी में गेन कर सकते हो। उसके बाद क्योंकि 15 मार्क्स के आपके वो हैं कॉम्प्रिहेंशन है, तो 30 मार्क्स आप वहाँ से गेन कर सकते हो। प्लस आप तो लैंग्वेज वाले ही हो, तो 15 मार्क्स लैंग्वेज की जो पेडागोजी है, तो आपके पास देखिए 70 मार्क्स फिर भी हो रहे हैं। अब हो सकता है इसमें से 10 मार्क्स आप नहीं कर पाएँ, डिफ़िकल्ट हो पेपर या गलत हो जाए, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि 30 मार्क्स तो मिनिमम आप लेके चलिए कि आप एसएसटी में स्कोर कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बना के पढ़ते हो तो 90 मार्क्स आपके लिए स्कोर करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। तो आपको 90 मार्क्स यहाँ पे स्कोर करने हैं। इसके बाद अगर आप कंफ्यूज्ड हो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में, बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि लैंग्वेज 1 में हम क्या लें और लैंग्वेज 2 में हम क्या लें। असल में यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि लैंग्वेज 1 में आपको एक पोएम दी जाती है, 2 पैसेज यहाँ आपको नहीं दिए जाते, जबकि जो हमारे पास लैंग्वेज 2 है, लैंग्वेज 2 में आपको सिर्फ पैसेज दिए जाते हैं। दो पैसेजेस आपके पास हैं, वो दोनों किसी भी टॉपिक से हो सकते हैं। तो पोएम के केस में कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को जिनकी लैंग्वेज हिंदी अच्छी है तो वो पोएम हिंदी में लीजिए, और जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश अच्छी है वो पोएम इंग्लिश में लीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा आपको, इंग्लिश में अगर आप अपनी पोएम लेते हैं तो जैसे इसमें कई बार पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सा स्पीच है, वो स्पीच लग रही है, मतलब जो लैंग्वेज वाली पोएम वाली पोएटिक डिवाइस, कौन सी पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज़ हो रहा है पूछ लेते हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तभी आपको डिटेल्ड नॉलेज होगी। इंग्लिश पेडागोजी की बात हम कर रहे हैं, तो अगर आपको डिटेल्ड नॉलेज यहाँ इंग्लिश की है, या कई चीज़ें पोएम की जो वर्डिंग्स होते हैं ना वो भी कई बार थोड़े से हार्ड हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एक सिंपल पैसेज। तो पोएम आप उस सब्जेक्ट में लीजिए जो आपका अच्छा है। अगर हिंदी में अच्छा है तो हिंदी में लीजिए, इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है तो इंग्लिश में लीजिए। 15 मार्क्स दोनों ही उसमें आपको पेडागोजी मिलती है। ओके, और एक और चीज़ जो हमारे पास यहाँ कन्फ्यूजन में आती है वो होती है कि लैंग्वेज 1 जो होती है उसके क्वेश्चन होते हैं 90 to 120। तो 90 to 120 के 2 सेक्शंस आपको दिए होते हैं, जिसमें से एक में क्या होती है हिंदी और एक में क्या होती है इंग्लिश। तो अगर आपने अपनी लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज़ की है तो आप यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे, और अगर आपने अपनी लैंग्वेज 2 जो है वो हिंदी यूज़ की है, क्योंकि आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिया है और सपोज़ लैंग्वेज 2 आपने हिंदी ली है, तो जो क्वेश्चंस आपके पास 120 से लेके 150 तक के होंगे उनको आप क्या लोगे, वहाँ पे हिंदी में अटेम्प्ट करोगे। तो आपने मोस्टली जो जनरल पेपर आता है उसमें यही 2 लैंग्वेजेस होती हैं, एक हिंदी होती है एक इंग्लिश होती है, और 90 to 120 में दोनों लैंग्वेज होती हैं, और इसी तरीके से 120 से 150 में भी ये दोनों लैंग्वेजेस होती हैं। तो आपको देखना है कि आपने लैंग्वेज 1 क्या चूज़ की है, अगर इधर हिंदी तो इधर इंग्लिश। ऐसा नहीं करना है कि 90 to 120 वाले ही दोनों में हिंदी और इंग्लिश दोनों आपने अटेम्प्ट कर दिया, उसके बाद आपको पता लग रहा है कि 120 से 150 आ रहा है। तो ये मिस्टेक बहुत होती है सीटेट के एग्ज़ाम में, ये आपको नहीं करनी है। अगर आप ये सब चीज़ें अच्छे से करते हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये सब तो थी मेरी स्ट्रेटजीज़ जो मैंने अपनाई थी,
हो सकता है ये आपके काम आए, आपको इसे अपने तरीके से यूज़ करना है। तो यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रेटजी एज वेल। इसके बाद हमारे पास उसी के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। अगर आपको, जैसे कि मैंने तो बहुत सारी चीज़ें बताई कि आपको सब्जेक्ट अच्छा है तो आप ये करोगे, सब्जेक्ट बुरा है तो आप ये करोगे, पर यहाँ पे क्या है, ये आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट अच्छा है कि नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले बल्कि मैं कहना चाहूँगा आप देंगे मॉक टेस्ट्स। आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको बेटर आइडिया लग जाएगा कि आप किस चीज़ में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। और इसके बाद लास्ट जो मैं आपको कहना चाहूँगा वो है बी कॉन्फिडेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि येस यू कैन डू इट, तो आप समझ लीजिए आपका आधा एग्ज़ाम तो आप ऐसे ही क्लियर कर जाओगे, बिकॉज कॉन्फिडेंस की वहाँ पे बहुत ज़रूरत होती है और नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो यू हैव टू बी श्योर, और थोड़ा बहुत आपको मतलब कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना पड़ेगा। सही ऑप्शन चूज़ करने के लिए भी अपने सब्जेक्ट नॉलेज को आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट योर सब्जेक्ट नॉलेज। बाकी सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है CTET के लिए, इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा अपना सब्जेक्ट आप बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। और आप प्लीज़ देखिए ये स्ट्रेटजी अगर आपको हेल्प करती हैं। और अगर किसी को पेपर 1 के लिए भी सेम वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ पेपर 2 के लिए है। पेपर 1 का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब इस तरीके की काफ़ी वीडियोस हम लाने वाले हैं तो आप वीडियोस को सबसे पहले देख पाएँ, इसीलिए उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।